महिला अपराध वो बाल अनुसंधान में आप डीवाईएसपी के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 1996 में आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से पुलिस महकमे में आई। 2007 आते आते आप पुलिस इंस्पेक्टर बनी और 2018-19 आपके जीवन में खुशियां लेकर आया और आप डीवाईएसपी के पद पर आपका प्रमोशन हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उदयपुर ही नहीं वरन मेवाड़ ही नहीं वरन पूरे राजस्थान की सबसे शक्तिशाली महिला की चेतना भाटी मैडम हमारे साथ मौजूद है। चेतना जी, सबसे पहले तो आपसे वो अल्फाज सुनना चाहेंगे जो आपने कविता लिखी थी कि बेटियों को कोख में ना मारे। अगर वो अल्फाज आप इस महिला दिवस के ऊपर चैनल के माध्यम से बताएं तो काफ़ी लोग उससे प्रभावित होंगे, क्योंकि आप एक मादा रखती हैं। आप वाकई में अगर नव दुर्गा का अवतार कहें तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर जख्म को दिलों में छुपाती है बेटियां, बेटों सफ़र जब निभाती है बेटियां, है ज़िंदगी में उसकी अहमियत बहुत कि दुनिया की कोख से गिराती है बेटियां। रहती हमारे दिल में धड़कन सी बेटियां, महकती घर आंगन में चंदन सी बेटियां, हर घात को हर जुल्म को सहती है बेटियां, हर गम को हर पीड़ा को कब कहती है बेटियां। इन बेटियों का कोख में कत्ल भी होता है, रोती है तो वसुंधरा, महाकाल भी रोता है, कटते हैं उसके हाथ पाँव, सिर भी उसका कटता है, पर पाप करने वालों का कलेजा नहीं कटता है। रोती है बेटी कोख में, लहू की धारा बहती है, बेटे रहते कोख में तो बेटी क्यों नहीं रहती है। अपना सब कुछ चेतना देती है बेटियां और नसीब वालों के घर जन्म लेती है बेटियां। जी, बहुत ही अच्छी बात कही मैडम आपने। और कहते हैं कि हर बेटी के नसीब में तो एक बाप होता है, पर हर बाप के नसीब में एक बेटी नहीं होती है। वो खुद एक महाराजा होता है जिसके घर में एक बेटी जन्म लेती है। मैडम, दूसरा सवाल आपसे यह है कि आपका गृह जिला जैसलमेर रहा, जहाँ की स्थिति आज भी अगर दूसरे राज्य शहरों के बनस्पत देखी जाए तो कमज़ोर है। शिक्षा में भी कमज़ोर है और लिंगानुपात में भी वहाँ की स्थिति कमज़ोर है। कैसी स्थिति में आपका जन्म हुआ और उस समय क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति बदली है? मेरा जन्म 1971 में हुआ था और मेरा जन्म की तारीख जो 28 नवंबर 1971 है और मेरे जन्म के बाद में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। जी। तो आप सोच सकते हैं कि हम सीमांत ज़िले में हैं जहाँ से पाकिस्तान बहुत ही पूरा एक मतलब देखिए कि 50-60 किलोमीटर का आंकड़ा भी हमारा पार नहीं होता है। हम उस बॉर्डर क्षेत्र से हैं और शत्रुओं के निशाने पर सबसे बड़े टारगेट थे। तो वहाँ जो परिस्थितियाँ थी तो आपको मैं बताऊँ कि जैसलमेर के सीमांत ज़िलों के अंदर लड़कियों को होते ही मार देते थे। और वर्ष 1997 के अंदर जैसलमेर का एक गाँव है देवड़ा, जहाँ पर 100 साल में पहली बार बारात आई थी। 1997 के अंदर जब मैं पुलिस की भर्ती हुई, मैं पुलिस में उस समय 1996 था जी। तो मेरी भर्ती होने के एक साल बाद में देवड़ा गांव जो जैसलमेर के अंदर है हमारे ज़िले में, वहाँ 100 साल के बाद में बारात आई थी। तो आप सोच सकते हो कि लड़कियों की क्या परिस्थितियाँ, क्या कंडीशन, लड़कियों के जन्म होते क्या स्थिति रही। तो वहाँ क्या करते थे कि वहाँ पे लड़कियों को अफीम दे के मार देते थे, उनके नाक पे उसकी मिट्टी की पोटली रख देते थे, उनको मटके में डाल के दफन कर देते थे। तो इस प्रकार के जो बहुत ही खतरनाक तरीके से उनकी हत्या होती थी। क्योंकि इसका कारण ये था कि बहुत बड़ा कारण तो ये था कि उस तत्कालीन समय के अंदर नहीं चाहते थे कि लड़की हो। दूसरा ये था कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र था वो, तो आन मान शान के लिए कि विदेशी आक्रांता आते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। इसके साथ साथ में वर्तमान समय के अंदर जब साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेशन करा देते हैं, पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो ये भी चीज़ें उस समय नहीं थी। हालांकि ये बहुत बड़ा अपराध है और सरकार ने इसकी मुखबिर योजना पे भी लाखों रुपए के इनाम घोषित कर रखे हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो लड़की का जब बच्चा जन्म लेता था उसके बाद ही पता चलता था कि लड़का है या लड़की है, तो फिर वो उसकी इस तरह से उसको मार देते थे। तो इसीलिए जब हमारा जन्म हुआ तो लड़कियां पढ़ती नहीं थी। पढ़ती क्या नहीं थी, लड़कियां पढ़ना चाहती थी लेकिन उनको नहीं पढ़ाते। आपने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि 1984 में जब पहली बार दूरदर्शन आपके ज़िले में आया तो आपने सबसे पहले जब इंदिरा गांधी जी को और किरण बेदी जी को आपने देखा तो आप उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। किरण जी से प्रभावित हुई, उसका तो जीता जागता उदाहरण आज हम देख ही रहे हैं। इंदिरा जी से कैसे प्रभावित रही?
इंदिरा जी को मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ कंपेरेटिव दूसरों के, क्योंकि मैं उनको एक आयरन लेडी मानती हूँ। क्योंकि जिस तरह की हरकतें विदेशी देश पाकिस्तान ने भारत के साथ की थी, और उन्होंने बांग्लादेश के समय जो विदेशियों का जो हाल किया, 1971 की लड़ाई हो, चाहे बाद में जो परिस्थितियां भारत की रही विदेशी संबंधों को लेकर, तो उस समय जो था वो मुझे बहुत रोमांचित करता है कि शत्रुओं को मतलब कि भारत के मात्र कुछ हज़ारों में लोग थे, उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। तो 1998 में आपकी मित्रता भी हुई किरण जी से। आपने कई बार खत लिखे किरण जी को, वो भी हमने जिक्र आपका पढ़ा। आपने कई बार अपने आदर्श से जब आपकी मित्रता होती है, जिसको आप आइडल मानते हो, उससे आपकी मित्रता होती है, कई बार आप फ़ोन पे ही बात करते हैं, कितना गौरवान्वित अनुभव है वो? 1998 नहीं, 1988 1988 से लेके और आज तक किरण बेदी जी से मेरी मित्रता है। और मित्रता तो क्या, वो मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टेड वुमेन हैं और मेरी आदर्श हैं, और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, हमेशा। तो ये उनका मतलब बड़प्पन है, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जब भी मैडम को फ़ोन किया तो उनका रिप्लाई आना, उनका मैसेज आना, उनका प्रॉपर मुझे रेस्पॉन्स देना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जी। शिक्षा कब और कहाँ कहाँ प्राप्त करी आप? शिक्षा मेरे जन्म से लेके और आज तक मैं शिक्षा ही प्राप्त कर रही हूँ। मैं जब पुलिस की नौकरी में आई तब मैं साइंस की सीनियर टीचर थी, और मेरे पास मेरा क्वालिफ़िकेशन MA BSc B.Ed था। लेकिन पुलिस की नौकरी में आने के बाद में मैंने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया, मैंने ST में MA किया, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया ह्यूमन राइट में, मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और वर्तमान में जब मेरी उम्र 51 साल हो चुकी है, 52वां साल चल रहा है, तो मैं LLB 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज कोर्ट में बैठ के आपने इन सारे वकीलों को भी अचंभे में डाल दिया है कि आप भी LLB करके अब आप भी शायद कभी कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद आ सके। लेखनी व पाठन का शौक आपको शुरू से रहा, और आपने कई कविताएं लिखी, और कुछ कविताएं तो आपकी ऐसी थी कि जिसे केंद्र सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना में भी आपके कुछ कोटेशनों को लिया। उन सारी चीज़ों को जब देखती हैं, बचपन से आज तक का सफ़र, कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं? क्योंकि आपका जो कोटेशन है, जैसे जय हिंद भारत का एक प्रमुख नारा, जय जवान जय किसान भारत का एक प्रमुख नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारत का एक प्रमुख नारा हर बच्चा जानता है, वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत का एक प्रमुख नारा बना। ये आपके स्वर्णिम कंठ से निकला, कितना गौरवान्वित महसूस करती हैं इस क्षण को लेकर? बहुत गर्व होता है कि जिस चीज़ के लिए दुनिया में हमें भेजा गया है, जिस काम को करने के लिए हमारा कर्तव्य है, जिस काम को करने का, उसको हम निभा रहे हैं। और मैं मोदी जी की सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस नारे को भारत की गली गली में पहुँचाया, और उनकी वजह से ये नारा गली गली में पहुँचता, नहीं तो ये नारा सिर्फ मेरे तक या मैं जिनको सुना रही हूँ उन तक ही सीमित रहता। ये उनका धन्यवाद है कि प्रधानमंत्री जी की वजह से ये नारा भारत की गली गली में पहुंचा, और हम प्रोत्साहित हुए। और आप देखते हो कि हरियाणा जैसे राज्य से इसका आगाज़ हुआ, मोदी जी ने किया, तो उसकी वजह से लिंगानुपात भी बहुत अच्छा रहा है वहाँ का, और भी लोग मतलब मोटिवेट हुए कि हमें बेटियों को बचाना भी नहीं चाहिए, बचाना ही नहीं चाहिए बल्कि उनको पढ़ाना भी चाहिए। जी। आज भी दूरदर्शन पर और आकाशवाणी पर आपके राजस्थानी गाने बजते हैं, और एक किस्सा हमने सुना कि जब आपकी एक महिला मित्र ने आपको ये बोला कि आप गाते भी अच्छा हैं, तो आपने एक बार दूरदर्शन पर जाकर अपना गाना गाया, और उसमें शायद 1991 का समय था, और आपको पहली बार 500 रुपये की राशि मिली। उस समय वो राशि काफ़ी बड़ी होती थी, तो आप काफ़ी खुश थी, पर आपके पिताजी ने आपके ऊपर माता पिता ने आपके ऊपर एक रोक लगाई। उस चीज़ को कैसे देखते? मेरे माता पिता का धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस विपरीत परिस्थितियों में मेरे को पढ़ा के, इतना हाई एजुकेटेड करा के और पुलिस जैसी नौकरी में भेजा, यह मेरे लिए मतलब कि दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मतलब पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे पिताजी नहीं हैं लेकिन मेरी माताजी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसलमेर के अंदर लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तो मैं एक खिलाड़ी थी,
और मैं बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी और बास्केटबॉल और कबड्डी के अंदर राजस्थान की टीम में मेरा सिलेक्शन अगला सवाल बाहर उसी पे आ जाने रहा के था लिए, मैं। यस बाहर खेलने के लिए हुआ, उन्होंने मुझे नहीं भेजा। उसके बाद में मैं ये गाना उस समय बहुत बढ़िया गाती थी, तो मैं बिल्कुल, आपने सही सुना, मैं बिना पेरेंट्स की परमिशन के और गाना गाने के लिए चली गई, वहाँ पैसे मिलेंगे और मुझे 500 रुपये मिले 91 के अंदर। और दूसरा ये था कि मेरे को B+ सर्टिफिकेट का गाना मेरा उस था, समय जो जगजीत सिंह जी, यस गज़ल गायक जगजीत सिंह जी साहब को वैसा था, तो मैंने ऐसा सुना था। तो वो शायद आकाशवाणी में उस समय के गाए हुए पहले और आखिरी गीत थे। लेकिन मेरे माता, क्योंकि मैं एक वक्ता थी, आप लोगों को ये पता नहीं शायद कि जैसलमेर के अंदर और राजस्थान के अंदर मैं डिबेट कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, XYZ जो भी होता था उसकी मैं, मतलब कि बोलने का मेरा बहुत शौक़ था। तो फर्स्ट प्राइज़ के लिए मैक्सिमम कोई कंपटीशन नहीं था कि वो तो बिल्कुल ये ही ले जाएगी। तो मेरे घर में ज़मीन की कमी है, इनाम ज़्यादा है, सर्टिफिकेट ज़्यादा है, आप इस बात का भरोसा करना। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरे माता पिता ने मुझे कुल्लू मनाली के अंदर 1996 के अंदर भेजा, सॉरी 86 में, 1986 में मुझे मेरे माता पिता ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाषण, ये डिबेट कंपटीशन में कुल्लू मनाली भेजा और मैं राजस्थान के लिए फर्स्ट प्राइज़ लेके आई। और मैं मेरे ज़िले की पहली महिला हूँ जो पुलिस अधिकारी हूँ, पहली महिला हूँ जिनको जिला युवा पुरस्कार दिया गया, जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा दिया जाता है। DGP डिस्क लाने वाली भी पुलिस विभाग के अंदर मैं मेरे ज़िले की पहली महिला पुलिस अधिकारी हूँ। और राजस्थान पुलिस के लिए CM साहब का 15 अगस्त का जो पुरस्कार मिलता है वो भी प्राप्त करने वाली मैं राजस्थान पुलिस की पहली अधिकारी हूँ। आपके कार्यशैली को अगर हम देखें तो आपने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि आप हर व्यक्ति की समस्या को खुद की समस्या समझकर उसका आकलन करती हैं और उसको खुद की समस्या समझती हैं, तभी हमें आपकी कार्यशैली में देखते हैं कि इतने बेहतर नतीजे हमें मिले हैं। ये सोच कैसे बनती? देखिए, ऐसे होता है कि जिस समाज के अंदर हम रहते हैं तो हम आसपास कई चीज़ें देखते हैं कि मान लो आप जा रहे हो, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब आप इतने कमज़ोर हो कि आप उसका सामना नहीं कर सको। हम देख रहे हैं कि इसने थप्पड़ मारा है, लेकिन ये आदमी गरीब तबके का है, कमज़ोर है, इसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो जो लोग हमारे तक पहुंचने का हिम्मत रख रहे हैं, उसकी हिम्मत को डबल करने का मदा हमारे अंदर होना चाहिए। और इसीलिए हमारे को लॉ एंड ऑर्डर और ऐसी पुलिस जैसी वर्किंग वाली, मतलब डिपार्टमेंट में ईश्वर ने हमें चुना है। ईश्वर ने हमें चुना है। जज को क्यों चुना है, जज साहब को क्यों चुना है कि वो पुलिस जो गलती करेगी, वकील जो गलती करेंगे, उस गलती का निराकरण जज साहब करेंगे। हम जो गलती करेंगे उसका निराकरण वकील करेंगे। यदि पुलिस ने ये गलती करी है, उनका ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो उस चीज़ को अदालत के सामने रखेंगे। ये हमें चुना गया है, नहीं तो मैं तो सर्विस में थी, मैं तो तीसरी सरकारी नौकरी थी, मैं वही कर लेती। आज उप जिला शिक्षा अधिकारी होती। आप सोचो कि 93 में जब मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मुझे 1.5 साल में तीसरा सरकारी जॉब मिला, तो मैंने पुलिस से क्यों सेलेक्ट किया। और हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, आप समझिए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो सुविधाएं हमारी थी उसे इतना बना देना ही हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा शुक्रिया मैं देना चाहूँगी, अदरवाइज़ ये भी नहीं होता। एक बात आपको बताऊं तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि जिस समय आप 1991 में आप 500 रुपये का पुरस्कार जीती थी, तब मेरा जन्म हुआ था। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके समक्ष बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। एक दूसरा सवाल आपसे पूछना था कि अजमेर के अंदर जब आपकी पोस्टिंग रही तो आपने वहाँ नशा मुक्ति के अंदर, बाल नशा मुक्ति के अंदर काफ़ी बड़ा अभियान चलाया और आपने आपके इंटरव्यू में कहा कि आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर कोई है तो वो उन बच्चों को नशा मुक्ति कराना। इससे जुड़ा एक पहलू और है कि आपने सिर्फ नशा मुक्ति ही नहीं कराई, वरन उन बच्चों ने कई बार यूँ कहा कि हमारे माता पिता मर गए हैं, क्योंकि नशे के कारण बच्चे झूठ बोलते हैं। तो आपने उनके माँ बाप को खोज कर उन बच्चों को वापस वहाँ सुपुर्द कराया। कैसे ये सोच आती है, मतलब आप पूरे आपके दिनचर्या, आपका परिवार भी है, आप घर परिवार भी संभालती हैं, उसके बाद भी इतना काम करना, कैसे ये सोच आती है। और आज की महिलाएं
आपको देखकर ये सीखना चाहती हैं, इसीलिए आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। गंज थाने में मेरी पोस्टिंग थी वर्ष 2013 के अंदर। छोटे छोटे बच्चे थे, दरगाह का एरिया था, हजारों लाखों लोग आते थे दर्शन करने के लिए गरीब नवाज की चौखट पर। तो छोटे छोटे बच्चे थे जो क्या करते थे कि सफ़ेद रुमाल लिया हुआ उसे नशा सूंघते थे, जैसे वाइटनर का नशा होता है, फेंसिडिल का नशा होता है, विक्स खाते थे, आयोडेक्स को ब्रेड के ऊपर लगा के खाते थे। तो सीआई जब मैं वहाँ इंचार्ज थी तो मैं ये चीज़ देखती थी, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। मैं कहती थी इनका कोई धनी धोरी नहीं है, कहाँ से आए क्या है। तो मैं बिल्कुल उनके पीछे पड़ गई, मैं बिल्कुल उनके पागलपन की हद तक पीछे पड़ गई, एक को लाना और बिल्कुल झूठ बोल के, सफ़ेद झूठ बोल के हमारे माँ बाप तो मर ही गए। लेकिन मैंने उनका भरोसा नहीं किया और मैं उसकी तह तक गई। बहुत छोटे बच्चे थे, बॉम्बे से भागे हुए थे, कोई कहाँ से भागा हुआ था। उनको खिलती कलियाँ एक एनजीओ था, हाँ, उस खिलती कलियों वाले से बात करके उन बच्चों को वहाँ भर्ती कराया, उनका नशा छुड़ाया, उनके माता पिता का पता किया, संबंधित पुलिस पे उनके फ़ोटो भेजे। और आप सोच नहीं सकते हो कि जब उनके माता पिता जब उनको लेने के लिए आए, तो शायद उस जगह एक पुलिस की वर्दी में, मैं एक पुलिस ऑफिसर नहीं थी, मैं एक महिला नहीं थी, शायद मैं उनके लिए एक भगवान के रूप में थी। तो जिस समय आप ये सोचते हो कि कोई आपका ऐसा सामाजिक कार्य जो आपको इंसान से भगवान की श्रेणी में ले जाता है, तो इससे बड़ा गौरव का फल, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं। एक आपने हेलो मम्मी करके एक योजना चलाई कोरोना काल के अंदर, ये सोच कहाँ से पनपी और कितनी गर्भवती महिलाओं को इससे आपने लाभान्वित करा, क्योंकि उस दौर में काफ़ी परेशानियाँ थी हॉस्पिटल जाने में, कैसे ये सोचा? हेलो मम्मी जो प्रोग्राम था, यह हमने गोपाल स्वरूप जी मेवाड़ा, हमारे जो एडिशनल एसपी पहले यहाँ लगे हुए थे, उन सर का आइडिया था। और उन्होंने मुझे कहा कि भी कोरोना काल है, जगह जगह कर्फ्यू लग गया है और लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, इनकी मदद अपन करना चाहते हैं, तो कोई ग्रुप बना लो। फिर इसको नामकरण हेलो मम्मी मैंने दिया, पुलिस को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा। आप समझिए कि उदयपुर के अंदर कितनी महिलाएं कहाँ पे प्रेग्नेंट हैं, और कोरोना काल में कर्फ्यू लगे, उनको ढूंढना, उनको ग्रुप में जोड़ना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, दवाइयाँ, डॉक्टर, एम्बुलेंस, टैक्सी, ये वो सारा अवेलेबल करवाना, ये चीज़ हमारे लिए बहुत कठिन थी, लेकिन असंभव नहीं थी, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत पसंदीदा डायलॉग है, तो मेरा भी है उनकी वजह से। तो मैंने सोचा कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं। हमने बीट कांस्टेबल को लगाया, महिला कांस्टेबल को लगाया, लेडी पेट्रोल को लगाया, लोगों को लगाया, सामाजिक संगठनों को लगाया, डॉक्टर्स को साथ जोड़ा, और अंत में हम इसमें सफल हुए। हमने हजारों महिलाओं की इसमें मदद की। आपने बताया था कि जब 1996 में आपकी पोस्टिंग हुई तो उस समय महिलाओं की संख्या पुलिस में काफ़ी कम थी। आपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें तो कुछ ऐसा करना था, महिला थी और कुछ ऐसा करना था कि हम पुरुष के समतुल्य नहीं, उनसे आगे आएंगे तो लोग पहचान हमें मिलेगी। तो जज्बा शुरू से आपके अंदर था। इसको क्या शिक्षा का प्रभाव मानती है, और आज की नारियों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि शिक्षा का क्या प्रभाव है? आपके अगर श्रीमुख से अगर ये बात निकले कि शिक्षा का क्या प्रभाव है, इसके ऊपर आप आज की महिलाओं को कुछ कहेंगी तो, और क्या संदेशा देना चाहेंगे इस महिला दिवस पर शिक्षा के ऊपर? देखिए, शिक्षा अपनी ज़िंदगी का एक आधार स्तंभ, मूल स्तंभ। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, जिसको संविधान की अनुसूची में भी शामिल किया गया। लेकिन क्या होता है, इसमें दूसरी चीज़ और है कि 5 उंगलियां समान नहीं होती है, हर किसी का माइंड समान नहीं होता है। मैं पढ़ ली, जरूरी नहीं कि मेरे भाई बहन भी मेरे जितने पढ़े लिखे हो। तो शिक्षा जिसमें माइंड है, जो पढ़ सकता है, जिसके पास साधन है, उसको पढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप में जितना जज्बा है आप क्या कर सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप नहीं पढ़ सकते हो, अब आपने ये कहा, हमने क्या कहा, आपने कहा शिक्षा का क्या रोल है। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, समझ ली कि बहुत ज़्यादा रोल है। आदमी को एजुकेटेड होने की वजह से उसका एक ज़िंदगी की शैली बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है, उसका एक स्टैंडर्ड बदल जाता है, उसकी कैटेगरी बदल जाती है। लेकिन मान लीजिए वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, उसमें इतना माइंड नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण करे, तो फिर उसको क्या करोगे? क्या उसको समाज में जीने नहीं दोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उसको ये करना चाहिए, जैसा आपने पूछा, आपका सेकंड प्रश्न कि महिला दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि भारत में महिलाओं की स्थिति पे 2 बड़ी समस्याएं हैं।
नंबर 1 कि आर्थिक कारण कि भी पिता शादी कर देता है, परिवार वालों से नहीं बन रहा है, तो महिलाओं को मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास हाथ है, अब आप हाथ का क्या, आपके पास हाथ के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप हाथ ऐसे कर दीजिए या मांगते रहिए, या हाथ ऐसे कर लीजिए आप देते रहिए, आप क्या चाहेंगे? तो नेचुरली है कि 100 में से 100 बोलती है कि देने वाला बढ़िया, देने वाला महान है। तो देने वाला किस वक्त होगा? जब आपके खुद में कैपेसिटी होगी, जब आप खुद अर्न करोगे, जब आप खुद कुछ बनोगे। तो हर कोई आदमी तो बन नहीं सकता है। तो आजकल देखते हैं कि आप क्राइम के रास्ते पे आ जाते बनने के लिए। तो महिलाओं को कहती हूँ कि कोई ना कोई हुनर सीखो, झाड़ू पोछे का हुनर सीखो, खाना बनाने का सीखो, सिलाई का सीखो, बुनाई का सीखो, चीज़ें बनाने का सीखो, छोटे बच्चों को ट्यूशन देने का सीखो। कारण क्या होगा कि गलत परिस्थिति, गलत स्थिति, विपरीत परिस्थिति अगर आपके सामने आ गई तो आप क्या करोगे? आप ऐसे दौराए पे आ गए कि आपके पास में कोई साधन नहीं, आप भूख मर रहे हो, आप क्या करोगे? तो 4 बच्चों को पढ़ाओगे, पेट पालोगे, 4 घरों में झाड़ू पोछे करोगे, कमा लोगे, 4 घरों में खाना बनाओगे, कमा लोगे, लेकिन कम से कम हाथ तो नहीं फैलाओगे। तो ये चीज़ें औरतों के अंदर आर्थिक रूप से संबल उनका होना चाहिए। शराब की समस्या भारत के अंदर बहुत है, नशे की बहुत है, विमेन के प्रति सॉफ्ट टारगेट होने की वजह से बच्चों का, महिलाओं का और बुजुर्गों के ऊपर जो अपराधियों का जो होता है टारगेट वो बहुत ज़्यादा होता है। तो महिलाओं को बहुत संभल की ज़रूरत है, होशियारी की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। सोशल साइट से अनावश्यक दूर रहो। अनावश्यक फेसबुक फ्रेंड है, ये है, OTP नंबर दबा रहे हो, यूट्यूब पे कोई चैनल आते हैं, आप उसको सब्सक्राइब करो, वो आप कर लेते हो। कोई चीज़ आपकी आती है जिसको आप बटन दबाओ, आप दबा देते हो, आपका खाता साफ हो जाता है, आप ब्लैकमेल हो जाते हो, आपको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और अगर आपसे हो गई है, मान लो आप फंस गए हो, आपसे हो गई है, तो कानून आपकी परिस्थिति को देख के आपके साथ है। अगर अपराध भी हो गया है तो उसको हाँ कहने का मदा रखिए कि हमसे ये हो गया है और हमने इस परिस्थिति के अंदर किया है, अब हमारी मदद। तो कानून कभी भी ये नहीं कहता है, कानून का उद्देश्य किसी अपराधी को सजा देना है, कानून का उद्देश्य समाज को सुधारना है ताकि अपराध नहीं। तो हमारे साथ मौजूद थी चेतना भाटी मैडम, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अल्फाज बोले। उन्होंने सिर्फ छोटी सी बात में संदेशा दिया है कि व्यक्ति को या महिलाओं को अपने कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए। और अगर युवाओं की बात करी उन्होंने, तो युवाओं को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए, वैसे तो आपको सोशल मीडिया साइटों से इनसे दूर रहना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप कानून के दरवाजे पर जाएं। कानून का काम आपको सज़ा देना नहीं, समाज सुधार का काम है। मैडम, एक बार मैं खड़ा होकर आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने एक महिलाओं के अंदर एक अलग जगह, आपने जिस तरह से बताया कि 100 साल बाद आपके गांव में बारात आई और उस जगह से आप पढ़कर निकले, आपके माता पिता ने कितना संघर्ष रहा होगा, उसके जज्बे को भी सलाम। पूरे उदयपुर न्यूज़ की तरफ से, वरन पूरे उदयपुर की तरफ से आपको धन्यवाद और साधुवाद और विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं।